नमस्कार मित्रों, लेट्स टॉक अनटॉकेबल में आपका फिर से स्वागत। पिछले 28-29 एपिसोड से हम चर्चा कर रहे हैं। कभी कभी कुछ चर्चा हम दोबारा भी करना चाहते हैं, तो वैसा ही एक मुद्दा लेके मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। हमने देखा था कि डायबिटीज़, बीपी यानी हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ या जिसको बोलते हैं हार्ट अटैक या हार्ट डिसीजेस, इन सब के साथ यौन समस्याओं का या यौन विकारों का बहुत ही नज़दीक का रिश्ता है। आपको पता है कि हार्ट अटैक क्यों होता है? कि जब हार्ट पंप करता है, हार्ट से क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाकी टिश्यूज़ को जाता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी टिश्यू जब ऑक्सीजन ले लेती है तो बगैर ऑक्सीजन वाला ब्लड फिर से हार्ट में आता है और फिर से वहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज़ को या सेल्स को, अपने विभिन्न ऑर्गन्स को जाता है। तो ये जैसा बाकी ऑर्गन्स को जाता है वैसा ये हार्ट को भी जाता है। यानी हार्ट सप्लाईज ब्लड सप्लाई टू इट्स ओन ऑल्सो, खुद को भी वो हार्ट सप्लाई करता है। लेकिन क्या होता है कि जब कुछ विशिष्ट बीमारियां जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस की ब्लड वेसल्स में अवरोध पैदा हो जाना, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो जाना, और वो ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होने के बाद में अगर हार्ट की जो आर्टरीज रहती है जिसको कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं, वो कोरोनरी आर्टरीज को भी, अगर हार्ट के कोरोनरी आर्टरीज को भी ब्लड सप्लाई अगर बंद हो जाता है, किसके कारण? ये एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण या ब्लॉकेज के कारण, तो एक विशिष्ट समय तक हार्ट उसको कोप अप कर लेगा। लेकिन जब ये ब्लॉक बहुत ज़्यादा हो जाता है और हार्ट को सप्लाई नहीं होता है तो हार्ट की जो टिश्यू होती है, सेल्स होते हैं, वो उनको ब्लड नहीं मिलता, उसके कारण उनकी डेथ होती है। और उसी को बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक, सबको समझने की भाषा में। तो ये हार्ट अटैक जैसा होता है वैसा ही एक दूसरा अटैक होता है जिसको हम बोलते हैं पेनाइल अटैक, यानी पेनिस पे अटैक होना, यानी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होना। कि ये जो पेनिस की आर्टरीज, हमने देखा पिछले बार कि जब पुरुष उत्तेजित हो जाता है तो उसके शरीर में रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है, और वैसा ही रक्त का प्रवाह लिंग में भी होता है, पेनिस में भी आता है। पेनिस में कॉर्पस कैवर्नोजम नाम के दो स्पॉन्जी टिश्यूज़ रहते हैं। तो ये स्पॉन्जी टिश्यूज़ कॉर्पस कैवर्नोजम, इनमें ब्लड आ जाता है और ब्लड आने के कारण उनकी लेंथ बढ़ती है, पेनिस की लेंथ बढ़ती है। और लेंथ बढ़ने के कारण क्या होता है? लेंथ और ब्रेड दोनों बढ़ती है। तो जो वेंस ये सप्लाई वापस लेके आती है, वो वेंस, बारीक वेंस, इनको वेन्यूल्स बोलते हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो लिंग का जो कड़ापन है या इरेक्शन है वो मेंटेन रहता है। तो बेसिकली इरेक्शन ऑफ पेनिस यानी लिंग की शिश्न की ताठरता या लिंग का कड़ापन, ये डिपेंड होता है ब्लड फ्लो पे। अगर ब्लड फ्लो अच्छा हो तो इरेक्शन अच्छा होगा, और ब्लड फ्लो अच्छा नहीं है तो इरेक्शन खराब हो जाएगा या इरेक्शन कम आएगा। तो ये बात जैसे हमने देखा कि अगर हार्ट को जो सप्लाई करने वाली आर्टरीज होती है उनमें अगर अवरोध पैदा हो गया तो जैसा हार्ट अटैक आ सकता है, वैसे पेनिस में भी जो आर्टरीज होती है उनमें अगर अवरोध पैदा हो जाता है तो पेनाइल अटैक यानी इरेक्शन का कम होना या न होना, या हुआ भी तो वो सेक्स के लिए पर्याप्त न होना, या कुछ देर बाद वो ढीला हो जाना जिसके कारण सक्सेसफुल सेक्स न होना, ये बातें हो सकती है। तो ये किस कारण होता है? तो ये होता है एथेरोस्क्लेरोसिस। जो मैंने बोला कि एथेरोस्क्लेरोसिस यानी अपने शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, लिपिड्स ज़्यादा रहते हैं, तो उनके थपके जमा हो जाते हैं और वो ब्लॉक्स क्रिएट करते हैं। वो ब्लॉक्स क्रिएट के करने के कारण फिर ब्लड सप्लाई बराबर नहीं होता। तो ये एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं होना चाहिए, इसीलिए व्यक्तियों ने प्रयत्न करना चाहिए। हम ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि क्या होता है कि जैसा पेनिस की आर्टरीज जो है वो बड़ी छोटी आर्टरीज होती है, बारीक बारीक आर्टरी होती है। हार्ट के आर्टरीज के सामने बहुत ही छोटी होती है, हार्ट की आर्टरीज बड़ी होती है। लेकिन ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस जब शुरू होता है तो सबसे पहले वो छोटी छोटी आर्टरीज में भी शुरू हो सकता है। तो इसीलिए अगर पेनाइल अटैक या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन अगर कोई मर्द को होता है तो हो सकता है कि आगे चल के उसको हार्ट के प्रॉब्लम्स भी आए या कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ भी हो जाए। तो इसीलिए कभी भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या सेक्स के टाइम लिंग का उत्तेजना ठीक से न आना,
अगर ये समस्याएं मर्दों को है तो उन्होंने इसको बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। हम हमेशा बोलते हैं कि अ फिट बॉडी विथ अ फिट माइंड इज़ रिक्वायर्ड फॉर सेक्सुअल फिटनेस। तो बॉडी फिट होना चाहिए और माइंड भी फिट होना चाहिए। माइंड फिट है लेकिन बॉडी फिट नहीं है तो क्या? क्योंकि एज ए डॉक्टर बॉडी फिट होना, ये तो मैं सबसे बहुत आग्रहपूर्व रूप से कहना चाहूँगा। तो रेगुलर एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेट रिडक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रेगुलर एक्सरसाइज करने से वेट चेक में रहेगा, लिपिड्स जो बढ़ते हैं, कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ता है वो चेक में रहेगा। गुड एंड बैड कोलेस्ट्रॉल नाम के 2 कोलेस्ट्रॉल होते हैं। तो गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के लिए एक्सरसाइज सबसे अच्छा तरीका होता है। और एक्सरसाइज अच्छी करेंगे, खाना कम खाएंगे, या खाना खाते समय शुगर और फैट्स कम लेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स भी कम लेंगे और प्रोटीन्स ज़्यादा लेंगे, तो मोटापा नहीं, चर्बी नहीं चढ़ेगी, मोटापा नहीं आएगा। तो बहुत सारे लोगों का वेट ठीक रहता है। जैसे मैंने पिछले बार भी बताया था कि हम BMI को कैलकुलेट करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, यानी वेट अपॉन हाइट स्क्वायर। बट ये अगर 25 के नीचे है तो आप मोटे नहीं हो या ओवरवेट भी नहीं हो। लेकिन कुछ लोगों में देखा है मैंने कि वो वेट उनका 25 BMI के नीचे ही रहता है, लेकिन उनके सेंट्रल ओबेसिटी यानी तोंद रहती है ना, तो वो नहीं रहना चाहिए, सेंट्रल ओबेसिटी नहीं रहना चाहिए। फैट डिपोजिशन, बहुत बार विसरल फैट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ तो लोग बोलते हैं कि सिर्फ BMI नहीं, विसरल फैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो ये विसरल फैट कम करने के लिए एक्सरसाइज, लो फैट, लो शुगर एंड लो कैलोरी डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड हाई प्रोटीन डाइट होना चाहिए, सो दैट लिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल चेक में रहेंगे तो एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस कम हैं। इवन डायबिटीज़, हम बार बार डायबिटीज़ का क्यों जिक्र करते हैं? क्योंकि डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहा है। और उसका कारण क्या है कि हमने हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बैठी जीवन शैली। पुराने ज़माने में लोग खेत में जाते थे, काम करते थे, स्कूटर, कार ये नहीं था, तो पैदल जाना पड़ता था, हर काम करना पड़ता था, मेहनत बहुत ज़्यादा, अमीर हो या गरीब हो मेहनत करनी पड़ती थी। नल नहीं थे, पानी लेके आना पड़ता था, कुएं से पानी निकलना पड़ता था। तो ऐसे बहुत सारे व्यायाम रहते थे, वो अपने आप हो जाते थे, तो उनको कभी व्यायाम की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। और जो भी खाना खाते थे वो उनके अनुसार ही खाते थे, और इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, कुछ नहीं था, तो लोग सवेरे खाना खाते थे और शाम को खाना खाते थे और सो जाते थे। तो 2 बार का खाना ही होता था। आज जो लाइफस्टाइल चेंजेस हम बताते हैं कि 2 ही बार खाना खाइए, ज़्यादा तेल मत खाइए, ज़्यादा शुगर, ये सब पहले अपने आप होता था। चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं लोग, दारू, सिगरेट, तंबाकू बहुत खाते हैं। ये सब चीज़ों का असर अपने स्वास्थ्य पे होता है, और स्वास्थ्य का असर सेक्स पे भी होता है। इसलिए फिटनेस ऑफ बॉडी पे ध्यान देते हैं। मुझे लोग पूछते हैं कि ऐसा कौन सा काम है जो करने से हमारा सेक्स लाइफ अच्छा रहेगा, तो मैं बोलता हूँ सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज। लोगों को लगता है टेस्टोस्टेरोन अगर हमने ले लिया तो हमको अच्छा सेक्स होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल है, जो नॉर्मल रेंज रहती है वो रेंज में है, तो आपको ऊपर से टेस्टोस्टेरोन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऊपर से टेस्टोस्टेरोन अगर आपने ले भी लिया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि उसका नुकसान हो जाएगा। क्योंकि जब बॉडी में कोई भी हार्मोन नॉर्मल लेवल पे रहता है, और वो उसको अगर नॉर्मल लेवल पे रहने के बाद भी हम अगर ज़्यादा उसको लेते हैं तो हार्मोन की लेवल कम होना शुरू हो जाता है। जो बायो फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं वो नहीं होगा, ज़्यादा होगा तो वो तैयार होने की जो प्रक्रिया है वो कम हो जाएगी, और उसका उल्टा असर भी हो सकता है। इसलिए जब तक डॉक्टर नहीं बोलते, आपके टेस्ट नहीं होती, तब तक ये टेस्टोस्टेरोन जैसी हार्मोन्स अननेसेसरीली लेना नहीं चाहिए। मैं इसलिए बताता हूँ कि कुछ लोग फिटनेस के लिए भी टेस्टोस्टेरोन लेना चालू करते हैं। कुछ बॉडी बिल्डर्स होते हैं, वो टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, और वो ज़्यादा मात्रा में लेने के कारण उनके शरीर पे बड़ा नुकसान होता है। बहुत सारे लोगों को तो क्योंकि टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा बढ़ गया तो हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस जो बोलते हैं उसको सप्रेस हो जाएगा, तो उससे जो गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स रहेंगे वो भी नहीं निकलेंगे, उनको स्टिमुलेट करने वाले हार्मोन्स नहीं आएंगे। तो कुछ दिन बाद भले ये बाहर से टेस्टोस्टेरोन लेके कुछ दिन के लिए हार्मोन्स की लेवल नॉर्मल रहेंगी, लेकिन बाद में वो कम हो सकती है, स्पर्म का प्रोडक्शन कम हो सकता है, उनको बच्चा प्रेगनेंसी आने में दिक्कत हो सकती है। इसीलिए ये बाहर से विदाउट इन्फॉर्मेशन और विदाउट एडवाइस ऑफ डॉक्टर नहीं लेना चाहिए।
शुगर हम बोलते नहीं, सेक्स का सबसे बड़ा शत्रु कौन सा है? शुगर। और सबसे बड़ा मित्र कौन सा है? फिजिकल एक्सरसाइज। तो ये दोनों चीज़ों का समन्वय रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने पिछली बार भी बताया कि हार्ट डिसीज़ और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इनका क्या संबंध है? तो अगर हार्ट डिसीज़ होता है तो उनमें भी सेक्स के प्रॉब्लम बहुत सारे होंगे। लेकिन होता क्या है कि हार्ट डिसीज़ के लिए लोग कार्डियोलॉजिस्ट के पास ट्रीटमेंट को जाते हैं, ट्रीटमेंट शुरू होती है। हार्ट अटैक के बाद भी बहुत सारे आजकल बहुत अच्छे इलाज हुए हैं। तो जो सडन डेथ छोड़ के जो भी हॉस्पिटल अगर पहुंच जाता है गोल्डन आवर्स में, तो जान बचने की उनकी जो उम्मीद है और परसेंटेज है बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद में वो लोग हॉस्पिटल से 1-2 महीने के बाद डिस्चार्ज होता है, 2-3 महीने के बाद वो अपना काम शुरू करते हैं। एक बार उनका हार्ट का जो पंपिंग मैकेनिज्म है ना, वो अगर नॉर्मल हो जाता है तो डॉक्टर उनको एक्सरसाइज की सलाह भी देते हैं। और जब एक्सरसाइज वगैरह सब करना चालू होता है, उसके बाद में वो लोग सेक्स भी कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि ये जिनको हार्ट अटैक आता है या जिनको एंजियोप्लास्टी या एंजियोग्राफी होती है, वो लोग बाद में डॉक्टर को पूछते ही नहीं कि कैन आई स्टार्ट सेक्स आफ्टर दिस। मुझे 3-4 महीने हो गए, मैं अपने ऑफिस पे जा रहा हूँ, रोज़ आप बताया जैसे एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, तो मैं अब सेक्स कर सकता हूँ या नहीं, ये पूछना चाहिए डॉक्टर से। वो लोग पूछते ही नहीं है, और न पूछने के कारण उनको लगता है शायद सेक्स बंद ही रखना है। और सेक्स के बारे में हम हमेशा बोलते हैं आइदर यूज इट और लूज इट। अगर रेगुलर सेक्स एक्टिविटी चलती रहेंगी तो पुरुषों का इरेक्शन होना, उनकी इच्छा होना, ये चलते रहेगा। सेम इज़ ट्रू अबाउट विमेन ऑल्सो। अगर औरतों में भी अगर हार्ट अटैक आता है या डायबिटीज़ होता है या ब्लड प्रेशर होता है, तो उनको भी ये सलाह ज़रूरी है। जैसे पुरुषों में इरेक्शन होता है, वैसे औरतों में भी जितने भी उनके सेक्स के चेंजेस होते हैं, हमने देखा था नॉर्मल ह्यूमन सेक्सुअल रिस्पॉन्स कि चिकनाई आना, लुब्रिकेशन ऑफ वजाइना होना, ये सब चीज़ों के लिए भी अच्छा ब्लड सप्लाई ज़रूरी होता है। तो औरतों ने भी अगर स्त्रियों ने भी अगर उनको कोई ये समस्याएं हैं, हार्ट अटैक्स हो चुके हैं या डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, तो उन्होंने भी डॉक्टरों से अपने इलाज जो करते हो डॉक्टर से पूछना चाहिए कि क्या मैं अभी सेक्सुअल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकती हूँ या नहीं। क्योंकि सबको डर रहता है कि सबको लगता है कि सेक्स करते समय काफ़ी एनर्जी लगती है, काफ़ी कैलोरीज कंज्यूम होती है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, तो क्या ये हमारे जो क्षतिग्रस्त हृदय है उसको नुकसान तो नहीं पहुँचाएगा। पर ये सिर्फ मन में रखने के बजाय आपने डॉक्टरों से पूछना चाहिए। और सबसे अच्छा डॉक्टर है कि जो डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट दे रहा, कार्डियोलॉजिस्ट। एक तो आप वहाँ एडमिट थे या आपकी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी हुई है या आपके ओपीडी लेवल पे भी ट्रीटमेंट चलती है, तो आपने आपके ट्रीटमेंट जो डॉक्टर से ले रहे उनसे पूछना चाहिए कि मेरे सेक्सुअल लाइफ के बारे में भी आप हमें मार्गदर्शन करें। बहुत बार ऐसा होता है कि वो डॉक्टर ही आपको मार्गदर्शन करेंगे। अच्छा, होता क्या है कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, इनके साथ साथ में इनके ऊपर जो दवाइयाँ देते हैं हम लोग, मेडिकेशंस चलती है, उनके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। वो साइड इफ़ेक्ट के कारण भी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आना शुरू हो सकता है। तो जब आप डॉक्टर्स को पूछते हैं, आपके कार्डियोलॉजिस्ट को पूछते हैं, तो वो कार्डियोलॉजिस्ट खुद ही उसको पता रहता है कि ये मेडिसिन्स के कारण प्रॉब्लम्स, सेक्स प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो वो मेडिसिन्स भी कम कर सकते हैं या उनके अल्टरनेटिव मेडिसिन दे सकते हैं। तो इसलिए ट्रीटिंग डॉक्टर से चर्चा करना पहले ज़रूरी है, न कि सेक्सोलॉजिस्ट से। क्योंकि हम लोगों के यहाँ भी जब ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको हार्ट डिसीजेस है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो हम उनको बड़ा स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि आपकी जो ट्रीटमेंट चल रही है वो ट्रीटमेंट पे हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, और वो ट्रीटमेंट के साथ में जो दवाइयाँ चल सकती है वही दवाइयाँ हम आपको देंगे। सब ने एक ध्यान में रखना है कि जिनको भी डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या हार्ट डिसीज़ है, उन्होंने खुद के मन से कोई दवाई नहीं लेना चाहिए। अपने समाज में, अपने देश में एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, लोगों को लगता है कि इतनी सी बात के लिए डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट को जाना चाहिए या डॉक्टर को ट्रीटमेंट के लिए इतने पैसे देना चाहिए कंसल्टेशन फीस के लिए। बुरा लगेगा सबको, लेकिन ये बड़ा क्या बोलते हैं, कड़वा सच है कि हम ये नहीं सोचते कि हम कोई गलत मेडिसिन लेने के कारण कभी हमारे जान को भी जोखिम हो सकती है। तो हमेशा ध्यान में रखिए कि कोई भी ट्रीटमेंट सेक्स प्रॉब्लम के लिए खुद से मत करिए, खुद के कार्डियोलॉजिस्ट को पूछे बगैर मत करिए,
या बहुत ही कॉम्पिटेंट सेक्सोलॉजिस्ट जो है उसको पूछिए। अगर उन्होंने बोला तो ट्रीटमेंट लेना चाहिए, नहीं तो सेक्स के ऊपर जो बाज़ार में लोग बोलते हैं कि वायग्रा आ गया, बट वायग्रा हो गया या वायग्रा जैसी जो मेडिसिन्स है, वायग्रा मार्केट नेम है, हमने नहीं लेना चाहिए, लेकिन लोगों को पता है वो नाम इसलिए बताते हैं। ये सिल्डेनाफिल, टाडालाफिल, वर्डेनाफिल, यूडेनाफिल, एवानाफिल, बहुत सारे सेक्स के ऊपर की मेडिसिन्स है, बट ये डॉक्टर ने लिख के देना चाहिए। और डॉक्टर कब लिख के देता है? वो या आपके हार्ट की कंडीशन, आपके बॉडी की कंडीशन, ये देखने के बाद आपको कौन कौन सी मेडिकेशन चालू है, वो मेडिकेशंस के साथ साथ में ये दवाएं दे सकते या नहीं दे सकते। तो एक गोल्डन रूल सब हार्ट प्रॉब्लम्स वालों लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए कि आपको अगर हार्ट के प्रॉब्लम्स है तो आप आपके कार्डियोलॉजिस्ट से पूछिए, और नहीं तो डॉक्टर्स, जो भी डॉक्टर सेक्सोलॉजी में प्रैक्टिस करते हैं उनसे पूछिए और उनको बताइए कि मुझे हार्ट की मेडिसिन शुरू है। आपने नहीं बताया तो भी हमारा जैसे डॉक्टर पूछते ही है, लोगों को लगता है ये क्यों पूछ रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो अगर दवाएं चालू है तो हमारी बहुत सारी जो मैंने नाम बताए, सिल्डेनाफिल, टाडालाफिल, वर्डेनाफिल, यूडेनाफिल, एवानाफिल, ये दवाएं नहीं दे सकते, जिसको हमारे भाषा में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, क्योंकि ये दवाएं भी ब्लड प्रेशर कम करती है, ब्लड फ्लो बढ़ाती है। हार्ट वाली डिसीज़ के ऊपर जो भी दवा देती है वो भी ब्लड प्रेशर कम करेंगी, ब्लड फ्लो बढ़ाएंगी, तो पेशेंट को हाइपोटेंशन हो सकता है, यानी उसका ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाएगा, तो उसके कारण उसको चक्कर आना और कुछ सीवियर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो हार्ट डिसीज़ वाले पेशेंट ने योग्य व्यक्ति की सलाह, योग्य व्यक्ति यानी डॉक्टर, एक तो कार्डियोलॉजिस्ट या कॉम्पिटेंट सेक्सोलॉजिस्ट, इन दोनों के सलाह के बगैर कोई भी दवाई नहीं करना चाहिए। लेकिन इसमें भी दवाएं, दूसरी दवाएं दे सकते हैं। बहुत बार बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो सिंपल काउंसलिंग से भी सॉल्व हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं समझना है कि हार्ट डिसीज़ हो गया यानी मेरा सेक्स लाइफ ख़त्म हो गया है, वो समझने की भी ज़रूरत नहीं, या वो समझने की भी गलती मत करिए। आपका सेक्स लाइफ फिर से शुरू हो सकता है कुछ दवाइयाँ और कुछ एजुकेशन एंड काउंसलिंग के कारण। तो मुझे लगता है सब हार्ट डिसीज़ के पेशेंट ने ये ध्यान में रखना है, और जिनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है उन्होंने भी ध्यान में रखना है कि मुझे सिर्फ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नहीं है, आगे चल के और प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इसलिए मैंने मेरी जीवन शैली सुधारना चाहिए, मेरा वेट कम करना चाहिए, मेरा खान पान अच्छा करना चाहिए, मैंने एक्सरसाइज करना चाहिए, सो दैट आगे चल के मुझे कोई भी हार्ट का प्रॉब्लम ना हो। मुझे लगता है आज के लिए ये इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। नमस्कार।